नमस्कार, मैं हूँ करमवीर। आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार प्रोड्यूसर सर। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, किसी की दो लाइनें हैं जी। कि आंख को जाम लिखो, जुल्फ को बरसात लिखो, वाह जिस शख्स से नाराज हो ना उस शख्स की हर बात लिखो। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। आज सर 22 मई है और 22 अप्रैल वो तारीख थी जिस दिन पहलगाम में 28 सैलानियों के ऊपर कायरतापूर्ण तरीके से 2 थे, 3 थे, 4 थे, 5 थे, 6 थे, पता नहीं, उन आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें हिमांशी के पति जो नौसेना में थे, कानपुर के दुबे, ऐसे बहुत सारे लोग थे। 28 थे। गोदी मीडिया रोज 26 चिल्लाता थे 28 लोग। हम लोग रोज कहते हैं सर 28 लोग मारे लेकिन गए। हैरत की बात यह है कि सब कुछ हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हो गया और सीज फायर हो गया। आतंकवादी कौन थे, कहाँ से आए थे, कौन कुछ नहीं क्या पता। था, वो खाली ये कह दिया गया कि पाकिस्तान का इनको संरक्षण पड़ा। आज सर 1 महीना एग्जैक्ट हो गया। आज हमारे जो तथाकथित विश्व गुरु हैं मोदी जी, शर्म आती है हमें। आज वो राजस्थान में थे, आज वो दहाड़ रहे थे। 1 महीने बाद उन्होंने कहा हमने 22 तारीख के हमले के जवाब में 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकानों को तबाह कर दिया। लेकिन मोदी जी ये नहीं बता पाए कि वो आतंकी कहां चले गए जिन्होंने उन 28 लोगों को, बेगुनाह लोगों को ऊपर भेज दिया। क्या कहेंगे? ये सवाल बना हुआ है। ये हमने कार्रवाई की है, हमारी जनता में थोड़ा संतोष है देश में, लेकिन ये इस वाक़े के पीछे कौन था और इस घटना को किसने अंजाम दिलाया। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि सारे देश में वहाँ पर पहलगाम में सिक्योरिटी के इंतजाम क्यों नहीं थे। और भारत सरकार ने सर दलीय बैठक में झूठ बोला गया सर कि बैसरन घाटी खाली 2 महीने के लिए खुलती है। 3 साल का लाइसेंस मिला हुआ है उसको। और इनको शर्म नहीं आती है मोदी जी को। बता रहे कि 22 मिनट में हमने कर दिया, आज तक पता नहीं चला। उसका आज तक लाइसेंस भी कैंसिल नहीं हुआ जो आदमी वहाँ पर है। और हैरत की बात यह है कि वो लोग बड़े आराम से आए, बड़े आराम से चले गए। ना उस वक्त देश की सेना का था, ना हेलीकॉप्टर। जैसे चाइना वाला हुआ था सर कि ना कोई आया था ना कोई गया था। आपका इतना संवेदनशील इलाका है कि आपको वो सर्विलांस हेलीकॉप्टर से कराना चाहिए। हेलीकॉप्टर से नहीं करवा रहे हैं। गया था तो मैं वहाँ देख रहा था कि हर वक्त हेलीकॉप्टर चल रहा था। मैंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा ये हेलीकॉप्टर वक्त क्यों चल। मैं बाबा यहाँ पर पुलिस जो है सर्विलांस करती रहती है पूरी। हम तो पहलगाम में कह रहे हैं कि वो तो सबसे ज़्यादा संवेदनशील कश्मीर को माना गया था। 370 हटाने के बाद काफ़ी अच्छे हालात बन गए थे। समझा जा रहा था कि अब यहाँ आतंकवाद कभी नहीं होगा जी। लेकिन उसके बावजूद किस तरह से सिक्योरिटी में लैप्स हो गया। हाँ, कि 2 महीना पहले इत्तला भी मिली कि साहब वो यहाँ पर आतंकवादी हमला हो सकता है पर्यटकों पर, और बाकी जगहों पर हुआ और यही नहीं। और सर 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी का खुद प्रोग्राम लगा था जो उन्होंने कैंसिल कर दिया था। उसके बाद वो नहीं गए थे, तब ये सिक्योरिटी की हालत थी सर। अब आज तक नहीं पता चला कि आतंकी कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए। 1 महीना हो गया। और हाँ सर, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अब मोदी जी रेलवे टिकट और बच्चों के स्कूल बैग पे अपना नाम। नहीं, ये हैरत की बात है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है खाली, और खाली यही कहा गया है कि हमने उनके आतंकवादी ठिकानों को तहस नहस कर दिया है जी। और अब वो अभी कह भी ये रहे हैं कि अगर आप अभी जारी है, हाँ, अभी फिर से अगर हमला हुआ तो इसे हम अपने खिलाफ जंग मानेंगे, युद्ध। तो रोज तो रहा। आज भी अभी सर आधे घंटे पहले जम्मू कश्मीर में कैसे मान लिया जाए कि आतंकवादी ठिकाने एकदम तहस नहस हो गए, सब खत्म हो गए, अब कुछ नहीं होगा। ये कैसे मान सर? वो कहावत है, जब झूठा आदमी जो एक अक्सर हम लोग हाई स्कूल इंटर में पढ़े थे, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की एक रचना थी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो वो है, हम लोग नए भारत में जी रहे। ईश्वर से प्रार्थना है ऐसा नया भारत प्रभु ना रहे। हम 90 के दशक वाला भारत चाहते हैं, ये भारत कतई नहीं चाहते हैं। सर आज सुप्रीम कोर्ट में वक्त संशोधन बिल पे बहस हो रही थी। कपिल सिब्बल साहब ने आज बहुत बढ़िया फांसा तुषार मेहता जी को, सॉलिसिटर जनरल को। और कल आज कहा सिब्बल जी ने कि कल को आप लखनऊ का इमामबाड़ा भी मांग लेंगे। और इमामबाड़े पे है सर, हम लोग ने पिछले महीने डिबेट किया था कि इमामबाड़े को नोटिस मिली है कि वो सरकारी जमीन पे है। अब ये हंसी की बात है कि उस जमाने में सरकारी जमीन कैसे हो सकती थी जब इमामबाड़ा बना था। नहीं, जो नवाब बादशाह थे, जो मालिक थे उस वक्त, वो कागज कहाँ से मिल गया? हुकूमत उस वक्त किसकी सरकार थी जी? नवाब वाजिद अली शाह की थी। वो तो नवाबों का दौर था।
उनकी हुकूमत चल रही थी ना, तो जब उनको अंग्रेजों ने खदेड़ा तब अंग्रेजों का राज आया, जी। और अंग्रेजों के बाद फिर भी हमारा अपना। और सर आज कपिल सिब्बल ने बहुत अच्छा एक तर्क दिया, जब तुषार मेहता जी ने कहा कि भाई ये था 1995 में एक्ट बना था कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है वक्फ संपत्ति का तो वो सरकारी होगी। तो कपिल सिब्बल साहब ने एक बहुत अच्छी दलील दी कि ये काम मुतवल्ली का नहीं है, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो रजिस्ट्रेशन कराए, क्योंकि वक्फ कमेटी जो बनती है वो राज्य सरकार के अधीन बनती है। अच्छा। दूसरा सर, आज हम आप डिस्कस कर रहे थे सेक्शन 107 जो है 108 का वायलेशन करता है सीधे। जी क्या कहें सर? नहीं देखिए, ऐसी बात है कि एक तो हमारे देश के अंदर आज़ादी के बाद ये तय हुआ जी कि जो भी नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं, जो भी ऐतिहासिक धरोहर है हाँ। उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, चाहे बड़ा इमामबाड़ा हो, चाहे फतेहपुर का सिकरी किला हाँ, हो, चाहे ताजमहल हो, चाहे लाल किला हो, चाहे कोई भी जयपुर और अजमेर का जी, कोई भी जी। ऐसा ऐतिहासिक महल हो, कोई वो हो। जी तो एक तो ये हमारे कानून में पहले ही से बात है। जी दूसरी चीज ये कि जो राजा बादशाह अपनी दौर में हुकूमत उनकी थी ना, तब तो किसी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, बसपा की थोड़ी हुकूमत हुआ करती थी। तो जब इनको खदेड़ा है, इनके खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ मुगलों को यहाँ से हटाया है, अंग्रेज हुई हुकूमत आई, तो 200 साल तो अंग्रेज राज करते रहे। तो हुकूमत तो अंग्रेज की थी। आपने पाया कब? 47 में। हाँ, 47 में पाया। तो जब आजाद हुआ देश तब ना आपने अपनी जमीन अपना वो डिमार्केशन शुरू किया, तो उसमें ये कानून बना दिया गया कि जो चीज जैसे है वैसे ही रहेगी, उसमें हटाया नहीं जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो है, देखिए ये कानून बड़ा खतरनाक है। एक तरीके से जो कपिल सिब्बल साहब इशारा दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि इसमें वक्फ बाय यूजर वाले में जो कहा जा रहा है, ये सरकार खत्म करना चाह रही है वक्फ बाय यूजर। तो आप बताइए किसके बाप दादा 100-200 साल पहले मरे हैं जी, और दफन है जी, और कागज में कहीं लिखा पढ़ी करके नहीं गए। तो तब ये इस तरीके के चलता ही नहीं था कि इसको रजिस्ट्रेशन करो। ये माना जाता था कि ये जनहित में वक्फ खलल खैर की तरह से चलेगा। जी जी। अगर इंदिराज नहीं भी है तो ये मान लिया जाता था कि ये जो है अब जनहित की जायदाद हो गई। जैसे कोई भी मंदिर बन जाता है, कोई भी तालाब बन जाता है, कोई ऐसी चीज बन जाती है पूजा स्थल बन जाता है, तो ये तो होता है, मान लिया जाता है कि भाई ये जनता के लिए हो गया, ये घाट दरिया का किनारा जो है ये जनता के लिए, यहाँ पूजा पाठ होगा, ये होगा। तो उसको कोई आप डिस्टर्ब क्या करना चाहते हैं? वो तो भाई जनता के लिए, ये सरकार की जमीन हो या किसी की जमीन हो, जनता के हित में है तो चलने दीजिए उसको आप। लेकिन ये आप देखिए यहाँ ये चीज है कि ये सब वजूद मिटाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जितने भी मुस्लिम जायदादें हैं, मुस्लिम वक्फ की हैं, या तो उसको हम अपने कंट्रोल में सब रख लें, उनको बेचना है अडानी और अंबानी को। जैसे फैजाबाद की जमीन दे दी गई है अडानी को, सेना की। कुल मिला के मोदी जी सिर्फ देश में इसीलिए आए हैं कि बांटो। महाराष्ट्र बॉम्बे में एक बड़ी इमारत इसी पर बनी हुई किसी उद्योगपति की, उसको भी बचाने में ही फंसा इटालिया अंबानी की। वो वक्त का मामला इसीलिए खाली शुरू हुआ। सर एक बड़ा मजेदार बात है, हमारे मोदी जी के एक मित्र हैं, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प। मोदी जी एक शब्द आज तक नहीं बोल पाए, 1 महीना हो गया। राजस्थान में झूठ बोल के आए 50 मोदी जी, लेकिन ये नहीं बता पाए कि सीज फायर की घोषणा कैसे की ट्रम्प ने। अब ट्रम्प जो है भिड़ गए। अब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं रामफोसा, उन्होंने सीधे सीधे रामफोसा ने कह दिया कि हम भैया गिफ्ट नहीं दे पाएंगे। हमारे मोदी जी तो गिफ्ट दे के आए थे, जो बाइडेन को भी दे के आए थे, जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी पत्नी को दे के आए थे महंगा महंगा हीरा, क्योंकि इनके पास पैसा है भाई, सूट पहनते हैं महंगा वाला। क्या कहेंगे सर? अब देखिए ये तो अपने देश की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है कि आप किसी को 19 तारीख को आए थे रामफोसा। किसी मेहमान को, दूसरे राष्ट्र के किसी भी मेहमान को अगर गिफ्ट देते हैं, और वो कोई गिफ्ट की लालच भी नहीं करता है, कोई ऐसा गरीब आदमी नहीं आता है कि उसको आप 2 जोड़ा कपड़ा और वो साथ में फल और वो दे, जैसे होता है गांव देहात में। तो बहुत ही नेशनल इंटरनेशनल लेवल की बात है कि कोई आदमी आया तो आप उसको कोई भी चीज गिफ्ट में, आप भारत का नक्शा ही दे सकते हैं, कोई मोन्यूमेंट दे सकते हैं। तो ये थोड़ी है कि आप उसको हीरा मोती दें, वो करें। तो रामफोसा ने भी अगर कहा है तो ठीक कहा है भाई, उनके देश की स्थिति अगर अच्छी हो भी तो वो इस चीज को नहीं लागू करना चाहते, ये परंपरा को नहीं पसंद करते। तो ठीक सर है। एक उर्दू के बहुत मशहूर शायर हुए हैं फैज अहमद फैज साहब, उनकी एक बहुत मशहूर कविता है हम देखेंगे, मुझे बहुत पसंद है। कोई FIR हमारे ऊपर कराना चाहे शौक से करा दे, कोई दिक्कत नहीं, मैं वकील हूँ, वकालत मैंने किए, अपना मुकदमा लड़ लूंगा।
अब सर महाराष्ट्र में एक रात-2 का मुकदमा कायम किया गया है। जाने माने अम्बेडकरवादी सामाजिक कार्यकर्ता है वीरा साथीदार, नागपुर में 13 मई एक कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने कहा था, क्या कहेंगे सर? अब देखिए ये तो अभी जैसे दिल्ली में नागपुर सर आरएसएस का गढ़ है। और सर एक चीज यहाँ और जोड़ना चाहूंगा सर, हम लोग डिस्कस किए थे भी पिछले दिनों, सीजीआई साहब गए थे, गवई साहब महाराष्ट्र, और उनको प्रोटोकॉल नहीं मिला था। उसके बाद वो 100 जूता और 100 प्याज खाने की तरह महाराष्ट्र सरकार ने बाद में प्रोटोकॉल जारी किया। देखिए जब ये एनआरसी और लागू होने की बात हुई थी, सीसीए कि भारतीय नागरिकों के सर्वे कराया जाएगा कि कौन कौन है, तो उस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों ने भी आंदोलन किया था। जी। तो फैज अहमद फैज साहब की कोई एक कविता है जिसमें कि हक के लिए कोई एक उन्होंने लिखी थी कि हम देखेंगे जी, हम अपने मांग को जारी रखेंगे, हम देखेंगे कि कैसे नहीं मिलती जी। और राजद्रोह का मुकदमा हुआ है। हाँ, तो उसमें उसको इन लोगों ने कुछ लगता है कि इस तरह से इंटरप्रेट किया है, और जिसने कराया है उसका नाम है दत्तात्रेय सिरके। हाँ, इस तरह से परिभाषित कर दिया है उसको, जी, बयान कर दिया घुमा फिरा के, गोया कि कुछ बागी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हम आपको हुकूमत नहीं करने देंगे। हाँ, और बिल्कुल वो लाइन मैं भी दोहराना चाहूंगा, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे, यही लाइन थी। यही लाइन थी जी। तो ये इनको ये लगा कि हमारे खिलाफ ये लोग बगावत कर रहे हैं, जबकि ये एक कविता है जैसे तमाम हमारे हिंदी कवियों ने भी लिखी है। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है, कर्ण की भी गाथा लिखी है, बहुत सारी चीजें हैं। मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है, राष्ट्रकवि हमारे रहे, बहुत सारे लोगों ने लिखी है। वो आप देखिए नारा लगा है कि सिंहासन खाली करो जनता आ रही है। हाँ, इंदिरा जी के टाइम में सिंहासन खाली करो जनता आ रही है। जेपी आंदोलन सबसे बड़ा मशहूर लाइन थी। ये सारी चीजें तो एक वो बयान की जा रही है ना, आप उसको क्यों ले रहे हैं? उस पर आज भी वो शर्जील इमाम और कौन लोग अभी तक बंद हैं, उनकी जमानत वो तो मैडम थी बेला त्रिवेदी, जिनको बहुत बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले सुप्रीम कोर्ट से। एक तो ये हो जाता है कि वो मुसलमान शायर है फैज अहमद फैज, एक तो ये खुंदक, दूसरी ये कि वो उसने शायरी के मतलब ये निकाल लिया गया है कि गोया कि हमारी हुकूमत के खिलाफ ये शायरी कराई जा रही है। सब तक उजाड़े तो इसको देशद्रोह का बना करके अब वो नागपुर में भी वही खेल खेला जा रहा है जो दिल्ली में खेला गया था। अब सर एक नया मामला है, सुप्रीम कोर्ट कितना लालच मलालत करे भैया इस सरकार का, और तब ये बेशरम सरकार है तब ठीक है भैया, जब तक है लोग जनता ने चुना है तो है, और 90% मूर्ख ही है, हम नहीं कर रहे कोट एंड कोट, जस्टिस हम काट चुका है। सर ईडी अपनी सारी हदें पार कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने खूब कस के लताड़ा है, सब पंगु हो चुकी हैं। और ये तमिलनाडु का मामला है सर, शराब का, खुदरा बिक्री करने वाली कंपनी डसमैक का मनी लॉन्ड्रिंग का है, क्या कहेंगे सर? अब देखिए मनी लॉन्ड्रिंग और ये इस तरीके के जितने मामलात हैं वो ईडी को लोग पहले जानते भी नहीं थे। हाँ, 2014 पहले नहीं जानते थे। ये मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय का काम होता है कि कहीं भी आर्थिक बंगलिंग हो, यानी पैसे के लेन देन की मनी को किसी तरीके से गलत तरीके से पैसा कमाया जा रहा हो या हिसाब किताब ना दिया जा रहा हो, वह जनता को समझाने के लिए बता रहे ईडी क्या होता है। हाँ, ये जरूरी है जनता के लिए सर। ईडी जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहलाता है, प्रवर्तन निदेशालय, जो मौके पर जाके छापा मारता है। और वैसे सर आजकल जनता ईडी एक ऐसा शब्द है जिसको जरूर जानती होगी नाम से। आप लोग ये जान गए ईडी। पहले लोग जानते थे सीबीआई कोई बहुत बड़ी खतरनाक चीज होती है, सीबीआई जांच होगी तो लोग लहर जाते थे एकदम। अब सीबीआई और ये ईडी ऐसे आम हो गई है कि जैसे लगता है कि वो क्षेत्रीय पुलिस चौकी है। कोई मामला हुआ है वो तो दीवान होमगार्ड आया कि साहब वो आपको बुलाया। अब ईडी की स्थिति होमगार्ड से भी गुजरी हो गई कि हर जगह वो पहुंचे हुए हैं पूछने के लिए। और एक चीज आपको बताया कि ये इस माहौल क्रिएट किया गया जान करके कि सरकार के किसी भी काम को या किसी भी योजना को या किसी भी उसका विरोध कोई न करने पाए, तो इस तरह से शिकंजा कसा रहा है इनकम टैक्स का, ईडी का, सीबीआई का, कि लोग डरे। और जहां पर ऐसा नहीं मामला देखा कि इतना बड़ा आदमी नहीं है यहाँ ईडी भेजी जा सकती, तो वहां पर कोर्ट ने पूछा भी इस मामले में की, तो वहाँ बुलडोजर बाबा बना छापेमारी कैसे करने तुम पहुंच गए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईडी संघीय सिद्धांत का उल्लंघन कर रहा है
और वहाँ बुलडोजर बाबा बना दिया हाँ। गया कि इन्होंने गलत मकान बनाया था, गए सब तोड़ फाड़ कर चले गए, पता चला गलती किसी एक ने की थी, पूरे घर को बेघर कर हाँ, दिया और गया। कपिल सिब्बल साहब इस मामले में भी वकील थे सर। उसमें भी देखिए कोर्ट ने कितनी नाराजगी जताई थी कि आपने गलत मकान कैसे हाँ, किया, उसमें तो जुर्माना भी किया था। जुर्माना किया था। तो ये चीज जो अजीब और गरीब है, कोर्ट इतना ज्यादा इस पर सख्त करता है, लेकिन इनको ये लगता है कि ठीक है कोर्ट अपना काम करे, हम अपना काम करते रहेंगे। अब सर इसी से ही जुड़ा एक और मामला है। पिछले दिनों हमारी आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने 14 सवाल पूछे थे सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से। अब एक मामला चल रहा था जस्टिस यशवंत वर्मा का घोषकांड, अघोषित। हाँ, तो एक एफआईआर के लिए कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में गया था मामला, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे तंज कसा है, इसको तंज कहा जाएगा, ये भी सरकार और सिस्टम की फेल्योर है। उन्होंने कहा भैया आप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री संपर्क करो, विश्वगुरु जो 2014 में आए थे, कहे थे न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब सवाल ये है कि भाई राष्ट्रपति का मामला 14 सवाल का जी, ऐसा है कि अब सुप्रीम कोर्ट और दोनों बड़ी मतलब संस्थाएं हैं। हाँ, जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्जवल भुजबल की पीठ थी सर ये। हमारे उपराष्ट्रपति महोदय बोलने लगे कि सुप्रीम कोर्ट पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे यही कहा कि भैया तुम जाओ उन्हें मिलो विश्वगुरु से, न खाऊंगा न खाने दूंगा। जी सर, आगे बताएं सर। तो ये जो है देखिए, उन्होंने राष्ट्रपति ने तो अपने अधिकारों के तहत जो सवाल थे पूछे हैं। हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट का ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये अपने स्पष्ट कर रहा है कि भाई ये जो बातें हैं वो हमने जो अपने कही उसमें हम इस दायरे में नहीं आते हैं जी। तो इस तरीके से जो है दोनों संस्थाएं सर्वोच्च हैं उसमें। हाँ हाँ, वो हमारी महामहिम राष्ट्रपति है, वो हमारा सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है जो संविधान का संरक्षक है। सर एक बहुत अच्छी खबर है सर, भारत के लिए बहुत दिनों बाद मिली है। हमारी एक भारतीय लेखिका हैं, अधिवक्ता भी हैं और महिला कार्यकर्ता हैं, बानू मुश्ताक, मुसलमान हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी की तरह। हो सकता है उनको भी 2-4 दिन बाद ट्रोल करना शुरू कर दें, वैसे है जाहिल गधे जिन्हों पढ़ते लिखते तो है नहीं। उनको बुकर पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री जी ने बधाई भेजी कि हाँ, अब वो भेज दिए होंगे। प्रधानमंत्री जी इस मामले में तेज है, वो बधाई तो दे देंगे, लेकिन ना मणिपुर पे बोलेंगे, ना सोफिया कुरैशी बोलेंगे, ना वो जो महिला खिलाड़ियों के साथ भूषण शरण सिंह ने किया था उस पर बोलेंगे। तो सर 2025 में अपनी लघु कहानी संग्रह जो है हार्ट लैम्प के लिए उन्हें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। और उस कहानी को हमने सर थोड़ा बहुत मतलब जो नेट पे उपलब्ध था उसको हमने पढ़ा। वो बहुत उन्होंने संघर्ष किया है सर, महिला है, मुस्लिम है, और बचपन में उन्होंने संघर्ष बहुत किया है। क्या कहेंगे सर? देखिए उसी के और शायद दूसरी भारतीय है जिनको बुकर पुरस्कार मिला है। उन्होंने लिखी है 30 कहानियां, 30 लघु कथाएं लिखी है ऐसी। हाँ। और उसमें उन्होंने जिंदगी के उस उतार चढ़ाव को महिलाओं के पेश किया है कि उसमें जो उन्होंने इसका शीर्षक दिया है वो बहुत ही मतलब अपने आप में बहुत आकर्षक है। हार्ट लैम्प, हार्ट लैम्प यानी दिल का जो दीपक है वो क्या है। और उसमें उन्होंने मतलब उसकी बड़ी मतलब एक एक पहलुओं को छुआ है और जो बयान किया है, तो उससे ये पता चलता है कि इंसान महिलाओं का खास करके। और सर ये भारतीय भाषा से अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक है जिसमें बुकर पुरस्कार मिला है सर। और ये देश की दूसरी महिला है जिनको बुकर मिला है। इससे पहले 2022 में गीतांजलि श्री को टॉप ऑफ सैंड उपन्यास के लिए बुकर दिया गया था सर। जी नहीं, ये देखिए ये तो उल्लेखनीय है कि किसी महिला लेखिका को बुकर पुरस्कार मिलना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने ये साबित कर दिया कि लिखने पढ़ने में मुस्लिम महिलाएं पीछे नहीं हैं। उन्होंने ये गौरव पाया है और स्थापित किया है। इससे एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि महिलाएं अपने लिए पढ़ाई लिखाई करके ऐसा मकाम हासिल कर सकती हैं। जो ये हार्ट ऑफ लैम्प है इसमें टोटल 12 लघु कहानियां हैं जो दक्षिण भारत के मुस्लिम प्रतिसत्तात्मक यानी कि जो फादर डोमिनेटेड समाज होता है, महिलाओं और लड़कियों के दैनिक जीवन को दर्शाता है। विभिन्न कहानियों में मुस्लिम समाज की मेधावी बच्चियों, ढीठ दादियों, मस्खरे जैसे मौलवियों और ठग भाइयों के कुछ तीखे और खट्टे किस्से हैं इसमें। ये बहुत जिंदगी की बहुत तल्ख हकीकत, बहुत कड़ू सच जिसको कहा जाता है। इसमें कोई हिंदू और मुसलमान का मामला नहीं है, इसमें दादियां भी है, इसमें मौलवी साहब भी हैं, इसमें सब है। लोगों ने भी बचपने में मतलब दर्द उठाया है और उसको बयान उन्होंने किया है। तो भैया जिसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से अलग सोचना है, देखना है, तो जैसे करमवीर और रिजवी सर बैठते हैं, आप लोगों से बहुत लोग तारीफ भी करते हैं, हम लोग की बहुत लोग गालियां भी देते हो, कोई बात नहीं। एक गंगा जमुनी तहजीब बनाओ
और पद्म श्री गोपाल दास नीरज की रचना थी एक, अब मजहब कोई ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया वाह वाह जाए। वाह वाह। प्रभु। एक लाइन और जी सर। जिसमें उन्होंने ये कहा था कि बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता क्या हूँ। बात है, तो इंसान इंसान से बस मुस्कुरा इतना, के मिले हाँ। तो ईश्वर खुश होता है, बस अल्लाह खुश होता है, खुदा खुश होता है। आप बड़ा मंगल भंडारा करो ना करो, आप मंदिर जाओ ना जाओ, आप मस्जिद जाओ ना जाओ, आप जुमे की नमाज पढ़ो ना पढ़ो, बस इंसान बन जाओ। मानव सेवा परमो धर्म। बस और हर धर्म में कहा गया है सर। उर्दू में खिदमत खल्क बड़ी है। बस यानी नमाज रोजा तुम अपने लिए करते हो, जी। अल्लाह कह रहा है, ईश्वर कह रहा है कि जो तुम एक बंदा दूसरे बंदे की मदद करता है तो वो मैं अपना समझता हूँ बस कि उसने मेरी सेवा की। मानव सेवा परमो धर्म, ये मेरा है। तो आपसे इतनी ही गुजारिश है, ना हमें आपसे कोई ज्वाइन बटन दबाना है, ना आपसे कोई आर्थिक सहायता चाहिए, बस इतना करो यार, इंसान हो, इंसान की तरह रहो, जियो, हंसते मुस्कुराते रहो। सिकंदर भी खाली हाथ गया था, आधी दुनिया जीता था वो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।